वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आरआरबी डी ग्रुप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय भित्तियों का टूटना किस प्रक्रिया में शामिल होता है। इसमें इसका राइट आंसर है रजोधर्म। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण के सही युग्म का चयन करें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शुष्क बर्फ और नमक, नमक और कपूर। नमक ऊर्ध्वपातन में नहीं आता, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में चीनी दे रखी है, यहाँ पे चीनी लिखी हुई है, ये चीनी है तो चीनी भी नहीं आएगा, नेप्थलीन आएगा, कपूर आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बड़े होल की छत को वक्राकार बनाने का सही कारण है। पहला ऑप्शन है होल में ध्वनि को समान रूप से वितरित करने के लिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है ये। निर्माण में लागत को क्या कम करना है, छत के ऊपर अधिक भंडारण प्रदान करने के लिए, होल की समग्र ऊंचाई कम करने के लिए, ये इसके राइट आंसर नहीं है। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, वाष्पीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वाष्पीकरण के बारे में पूछा गया है यहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी। वाष्पीकरण जो है वो केवल सतह पर होता है, तो यह केवल तरल की सतह पर होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, स्थिति में परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो स्थितिज ऊर्जा है, यदि गति के कारण कोई ऊर्जा बन रही है तो उसको गतिज ऊर्जा बोलेंगे। इसका पहला ऑप्शन में है गतिज ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। स्थिति में परिवर्तन के कारण पूछा गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, जैसे जैसे वक्ष गुहा बड़ी होती जाती है, हवा फेफड़ों में खालिस्तान है और विस्तारित खालिस्तान को भरती है। 4 ऑप्शन है दे रखे हैं, जिसमें से इसका राइट आंसर चयन करना है हमें। तो ये आ जाएगा जैसे जैसे वक्ष गुहा बड़ी होती जाती है, हवा फेफड़ों में खींची जाती है और विस्तारित कुपिका को भरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 7, बेंजीन वलय में कितने कार्बन मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं बेंजीन वलय बनाकर दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार से बेंजीन वलय होती है और इसके अंदर होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं, ये पूछा गया है, तो कार्बन परमाणु इसके कोनों पे मौजूद होंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना के सार्वभौमिक नियम द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कौन सी प्राकृतिक घटना है जिसको सार्वभौमिक नियम से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है चुंबकों के बीच आकर्षण, दूसरा ऑप्शन वृक्ष से सेव का गिरना, इसको स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरे को पृथ्वी के परितः चंद्रमा की परिक्रमा भी सार्वभौमिक नियम से हो जाएगी और जो समुद्र में ज्वार भाटा भी हो जाएगा, जबकि चुंबकों के बीच आकर्षण को सार्वभौमिक नियम द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, यदि किसी वस्तु का वेग एक निश्चित समयावधि के में समान रूप से बदलता है तो उस समयावधि के दौरान औसत वेग की गणना की जा सकती है। औसत वेग का जो फॉर्मूला होगा वो प्रारंभिक और अंतिम वेगों के समांतर माध्य लेना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर, गेहूं और सरसों की कृषि एक ही स्थान यानी भूमिखंड पर एक साथ करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है।
ये हो जाएगा मिश्रित सस्यन का उदाहरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले पादपों में निषेचन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो होती है परागण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा अम्ल अपनी ऑक्सीकारक प्रकृति के कारण धातु के साथ उपचारित किए जाने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो हम पहले वो छांट लेते हैं जो हाइड्रोजन गैस देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा और एसिटिक अम्ल देगा, जबकि नाइट्रिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया है, अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पर बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न संख्या 14, यदि किसी पुष्प के पुंकेसर निष्क्रिय हो तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? कली का संरक्षण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, एक आयताकार कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण कौन सी होती है? खालिस्तान दे रखा है तो इसमें आपतित किरण के समांतर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद पूछा गया प्रश्न संख्या 16, वृषण खालिस्तान में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? अंडकोश की थैली में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न संख्या 17, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु के आकार को मापेगी परमाणु की जो त्रिज्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणविक आकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी वाली धातुओं को निष्कर्षित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें पूछा गया है 100 वाट का बल्ब, 100 वाट क्या है? शक्ति है, पी का मान दिया हुआ 100 वाट, 220 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, ये दे रखा है इसका विभवांतर, बल्ब से होकर प्रवाहित धारा लगभग कितनी है? धारा का मान पूछा है तो हम फॉर्मूला यहाँ जानते हैं शक्ति का, P बराबर होता है वी आई, वी दे रखा है ना, इसलिए वी से संबंधित फॉर्मूला हो जाएगा वी आई। अब हम इसमें P का मान रख देते हैं 100, उसके बाद V का मान रख देते हैं 220 और गुणा में I, तो I का मान ज्ञात करना है, सॉरी 220 है यहाँ पे, I का मान ज्ञात करना है तो 100 में 220 का भाग देंगे, I बराबर हो जाएगा 100 बट्टा 220, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ 10 में जब 22 का भाग देंगे तो आएगा 5/11, 5 में 11 का भाग देंगे तो आएगा 0.45 एम्पियर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, नाभिक के निकट सघन अभिरंजित जालीदार संरचनाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था, जिन्हें अब गोल्जिकाय के रूप में जाना जाता है? तो वो देखी थी कैमिलो गोल्जी ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जुताई, सिंचाई और गाड़ी से ढोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न पूछ लिया ये तो, मांसाहारी पशु जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं, जंगल में रहने वाले पशुओं को जंगली पशु बोलते हैं, भारवाहक, देखो जुताई, सिंचाई और गाड़ी को ढोना है तो भार को ढोने के लिए भारवाहक पशु, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है 22 नंबर, जब दो भिन्न प्रतिरोधों को R1 और R2 एक परिपथ में एक दूसरे से समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला पूछा गया है उनमें से प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर समान होता है, तो देखो R1 और R2 को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इस प्रकार से जोड़ेंगे, तो प्रतिरोधों का चित्र बनाया मैंने ये इस प्रकार से जोड़ दिए इन दोनों को, R1 और R2 को, तो इसमें देखो विभवांतर जो है वो समान होगा जबकि धारा अलग अलग हो जाएगी I1 और I2, जबकि वोल्टेज जो है दोनों का V रहेगा, यानी विभवांतर समान रहता है, तो पहला सही हो जाएगा।
दोनों में से प्रवाहित धारा समान नहीं होगी, I1 और I2 अलग अलग होगी। इनका तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो हम तुल्य प्रतिरोध जानते हैं, इसके सूत्र समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 होता है। यदि हम R का मान जानना चाहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा गुणे बटा योग, यानी R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, यानी इसमें ए के ऑप्शन से ये ए के प्रश्न सही पूछा गया है, बाकी दोनों गलत दिए गए हैं। केवल एक जो है वो इसका राइट आंसर यानी सी हो जाएगा विकल्प। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है 23 नंबर, मैग्नीशियम का परमाणविक द्रव्यमान कितना होगा। मैग्नीशियम Mg से लिखते हैं इसको, और ये परमाणु क्रमांक होता है इसका 12। तो परमाणविक द्रव्यमान पूछा गया तो डबल हो जाएगा पर 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दूरी समय ग्राफ की ढलान निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है। दूरी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी और जो समय ग्राफ दिया गया है उसकी ढाल किसको प्रदर्शित करेगी, चाल को, वस्तु की चाल। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ऊर्जा के कौन से रूपों को सामूहिक रूप से यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सामूहिक रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही आप अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।